Hello and welcome back to Mad with Devanshi, where you will learn, revise and succeed. Today's our topic is humoral immunity. तो आपको पता है ह्यूमरल इम्यूनिटी का दूसरा नाम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है। हमारी बॉडी कोई भी एंटीजन के खिलाफ एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। अगर वो एंटीबॉडी मीडिएटेड हो तो उसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन हमें पूछा जाए तो हमें उसकी डेफिनेशन लिखनी है। जो मैंने अभी बताया वो आप एज ए डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बताएंगे उसके टाइप्स। टोटल 2 टाइप्स के ह्यूमरल इम्यूनिटी हो सकती है। फर्स्ट जो होगी वो होगी प्राइमरी ह्यूमरल इम्यूनिटी और जो सेकेंड होगी वो होगी सेकेंडरी ह्यूमरल इम्यूनिटी। प्राइमरी ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन सी होती है? अगर कोई भी एक स्पेसिफिक एंटीजन पहली बार हमारी बॉडी में एंटर होता है और हमारी बॉडी कोई भी उसे रिस्पॉन्स देती है, उसे हम प्राइमरी ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। अगर वो सेम एंटीजन अगर हमारी बॉडी में वापस एंटर होता है तो हमारी बॉडी में उसके खिलाफ ऑलरेडी एंटीबॉडी बन चुकी होती है। उसके वजह से जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है वो भी फास्ट होता है। इसके वजह से उसका नाम जो होता है वो सेकेंडरी ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है। प्राइमरी ह्यूमरल इम्यूनिटी में लेटेंट पीरियड भी प्रेजेंट होता है क्योंकि एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगता है। हमने अपनी डेफिनेशन लिख डाली है, उसके टाइप्स लिख डाले हैं। अब हम नेक्स्ट उसकी बात करेंगे उसके स्टेजेस की। टोटल हमारे पास 5 स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं। हम बारी बारी से हर एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले जो स्टेप होता है उसका नाम होता है एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग। तो इसमें होता क्या है, जो एंटीजन होगा वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, मतलब हमारा जो ये हमारा है एंटीजन, वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है। दिस इज आवर एंटीजन। वो बॉडी में एंटर हुआ। बॉडी में एंटर होने के बाद वो जाएगा मैक्रोफेज के पास। मैक्रोफेज अब उसके टुकड़े कर देगा, मीन्स वो पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब ये जब हमारा एंटीजन पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा वो MHC2 के साथ बाइंड हो जाएगा। जब वो MHC2 के साथ बाइंड हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंटिंग ऑफ एंटीजन, क्योंकि वो मैक्रोफेज के सरफेस पे जाके प्रेजेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमने इधर लिखा है कि एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग। अगर जो MHC2 जिसने एंटीजन कैरी किया है उसे हम क्या बोलेंगे? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मैक्रोफेज के अलावा और कोई भी सेल होते हैं जो इन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेज था वो कंप्लीट होता है। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो होगा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंटीजन बाय लिम्फोसाइट्स। अभी रिकॉग्नाइजेशन कैसे होगा? रिकॉग्नाइजेशन के लिए हमारे पास 2 टाइप्स के लिम्फोसाइट्स होते हैं। एक जो होता है वो बी लिम्फोसाइट्स, एक जो होता है वो टी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स होता है उसके पास प्रेजेंट होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, और जो टी लिम्फोसाइट्स होता है उसके पास होते हैं टी सेल रिसेप्टर, जिसके वजह से वो ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो हमारे सेकेंड स्टेप में हमने उसको रिकॉग्नाइज भी करवा डाला है। नाउ इट्स द टाइम टू एक्टिवेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स। अभी रिकॉग्नाइज तो कर दिया, अब उसे एक्टिवेट तो करना होगा ना। तो नेक्स्ट स्टेप में जो होगा वो होगा एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो वो कैसे होगा? अभी जैसे ही हमने एंटीजन को पहचान लिया है, एंटीजन को पहचानने के बाद जो हमारी लिम्फोसाइट्स होगी वो उसके साथ बाइंड हो जाएगी। वो बाइंड होते ही उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा और वो साइज में बिगर हो जाएगी, जिसके वजह से उसे हम क्या बोलेंगे? ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो होगा वो आगे सिक्रीट करेगा इंटरल्यूकिन 1। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा एंटीजन और लिम्फोसाइट्स का वो सिक्रीट करेगा इंटरल्यूकिन 1, जिसके वजह से हमारे बी लिम्फोसाइट्स और जो हमारे टी हेल्पर सेल्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अभी हमें टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कैसे करवाया? टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट करते हैं। इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट करने के वजह से बी लिम्फोसाइट्स और जो हमारे आगे के टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जिसके वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? टी बी कोऑपरेशन। अभी हम किसे एक्टिवेट करवाएंगे? बी लिम्फोसाइट्स को। बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं
वो बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। एक जो होते हैं वो होते हैं प्लाज्मा सेल्स, और जो नेक्स्ट जो होते हैं वो होते हैं मेमोरी बी सेल। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि हमारे जो बी लिम्फोसाइट्स होंगे वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम करेंगे, लेकिन सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए हमें हमारे मेमोरी बी सेल्स भी ज़रूरी होते हैं। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हमारे मेमोरी बी सेल। अभी हम बात करेंगे फोर्थ स्टेज की। यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेज खत्म होता है। अभी हम हमारी बात करेंगे फोर्थ स्टेज की, जो होगा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। हमें कोई भी रिस्पॉन्स एंटीजन के खिलाफ हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कैसे बनेगी? एंटीबॉडी बनाने के लिए जो हमारे प्लाज्मा सेल्स हमने देखे ऊपर, जो बी लिम्फोसाइट्स में से ही बने हैं, वो प्लाज्मा सेल अब सिक्रीट करवाएंगे आईजीएम और आईजीजी। स्टार्टिंग में सिर्फ आईजीएम होता है, फिर आईजीजी भी सिक्रीट होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए हमारे पास एक अच्छी सी थियोरी है जिसका नाम है क्लोनल थियोरी। हर एक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक बी लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में इंट्रायूटेरिन लाइफ से ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारे सेल्फ एंटीजन होते हैं उसके बी लिम्फोसाइट्स को हमें डीजनरेट करवा देना होता है, अदरवाइज वो हमारे तरफ ऑटो इम्यूनिटी भी जनरेट करवा सकते हैं। इसलिए जो हमारे सेल्फ एंटीजन होते हैं उसके जो खिलाफ होते हैं उसे हम रिमूव कर देते हैं, उसे हम फॉरबिडन क्लोन बोलते हैं। तो यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सो हम क्विकली रिवाइज कर लेते। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर हुआ, वो मैक्रोफेज के पास गया। मैक्रोफेज के पास वो जैसे ही गया वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया पॉलीपेप्टाइड। फिर उसने MHC2 के साथ बाइंड किया, MHC2 ने उसको सरफेस पे आके प्रेजेंट किया, और तो हमारा फर्स्ट स्टेज यहाँ पे कंप्लीट हुआ, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग। नेक्स्ट हुआ उसका रिकॉग्नाइजेशन। किसने उसे रिकॉग्नाइज किया? बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स के पास प्रेजेंट था इम्यूनोग्लोबुलिन, टी लिम्फोसाइट्स के पास प्रेजेंट था टी सेल रिसेप्टर। अभी रिकॉग्नाइज हो गया, फिर उन दोनों का बाइंडिंग करवाया हमने और वो ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फिर इंटरल्यूकिन 1 सिक्रीट हुआ जिसके वजह से बी लिम्फोसाइट्स और टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट हुए। टी लिम्फोसाइट ने इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट करवाया जिसके वजह से बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हुए, तो जिसे हम बोलेंगे टी बी कोऑपरेशन। उसके बाद जो बी लिम्फोसाइट्स थे वो 2 टाइप के सेल में डिवाइड हुए, प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा सेल ने बनाई एंटीबॉडी और मेमोरी बी सेल हमें हेल्पफुल होंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स देने के लिए, और हमारी एंटीबॉडी भी बन गई। प्लाज्मा सेल्स ने आईजीएम सिक्रीट करवाया, आईजीजी सिक्रीट करवाया, और आगे हमने देखा क्लोनल थियोरी कि हर एक एंटीजन का हर एक स्पेसिफिक लिम्फोसाइट होता है इंटरयूटेन लाइफ में, जो सेल्फ एंटीजन होता है वो रिमूव हो जाता है जिसे हम बोलेंगे फॉरबिडन क्लोन। और अगर ऐसा ना हो तो ऑटो इम्यूनिटी जो होती है वो जनरेट होती है। अब हम आगे बात करेंगे हमारे फिफ्थ स्टेज की। हमारा जो फिफ्थ स्टेज है वो होगा इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीजन। अभी कोई भी इसके है ना 2 वेज हैं, एक जो है वो है डायरेक्ट, और जो नेक्स्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। अभी डायरेक्ट के लिए हमें अलग अलग उसके नाम हैं, जैसे कि एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होगा? एक क्लम्प जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा। जो नेक्स्ट है वो है प्रेसिपिटेशन, मतलब कि इनसॉल्यूबल सॉल्ट बन जाएगी। नेक्स्ट जो है वो न्यूट्रलाइजेशन, मतलब कि पूरा जो एंटीजन है हमारा वो एंटीबॉडी से कवर हो जाएगा। जो नेक्स्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड होती है, एक जो होती है वो क्लासिकल और जो नेक्स्ट होती है वो है अल्टरनेट। क्लासिकल में क्या होता है कि एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो होता है C1, 2, C9, B एंड D। अभी इसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले जो एंटीजन होता है उसके साथ जब एंटीबॉडी बाइंड होती है तो उसकी जो कांस्टेंट रीजन होता है वो अनकवर हो जाता है, जिसके साथ C1 जो होता है वो बाइंड करता है।
C1 के बाइंड करने के बाद जो जनरेट होता है वो होता है कास्काडे रिएक्शन, जिसके अंदर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि कीमोटेक्सिन के लिए क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो है C5b, C6 एंड C7। ऑप्सोनाइजेशन जो केमिकल से कवर हो जाता है उसको बहुत अच्छे से टेस्टी बनाने के लिए वो काम कौन करता है, C3। फिर उसका न्यूट्रलाइजेशन करवाना, फिर एग्लूटिनेशन करवाना और फाइनली उसका लाइसिस करवाना। जो लाइसिस जो होता है वो कवर होता है करता है जो C5b, C6, C7, C8 और C9। फाइनली उसको बेजोफिल जो होता है वो उसे डाइजेस्ट कर देता है। और जो हमने नेक्स्ट बात की थी अल्टरनेट के अंदर क्या होता है कि कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बिना इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हुआ है। मतलब जैसे कि स्नेक विनम, फिर IgD, IgM, ये कोई भी फैक्टर जो होंगे वो जनरेट करवाएंगे। सो दिस वॉज अबाउट द ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो हम इसे एक डायग्राम के बेस से भी देखेंगे। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारा एंटीजन जो है वो आया मैक्रोफेज के अंदर, उसके बाद उसके फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हुआ, रिप्रेजेंट हुआ। आगे उसको ये जो टी सेल है उसके अंदर टी सेल रिसेप्टर ने उसे रिकॉग्नाइज करवाया। फिर बी सेल के अंदर भी जो इम्यूनोग्लोबुलिन था उसे इसने रिकॉग्नाइज करवाया। फिर ये ब्लास्ट सेल बना क्योंकि लिम्फोसाइट्स और एंटीजन बाइंड हो गए। और फर्दर वो किलर सेल, सप्रेसर, मेमोरी, हेल्पर, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में डिफ्रेंशिएट हुआ। और जो हमें इम्यून रिस्पॉन्स मिलेगा उसका नाम जो होगा वो होगा ह्यूमरल इम्यूनिटी। I hope you understand it. For its notes, follow my Insta page Mad with Devanshi. Handwritten notes. It is very easy and you will remember it and you can write it in the exam as well. For more such video, please like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell button for more such notification. Till now, keep learning, keep revising, keep mastering the topic. See you in the next video.